एवरीवन। अब हम जो हमारी दूसरा पेपर है उसकी जो थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है उसको पढ़ेंगे। और जो लोग इंग्लिश में बोल रहे थे कि इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में पढ़ो, मैं पढ़ाऊँगा क्या यार, तो मैं इंग्लिश में पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, थोड़ा सा कष्ट ज़रूरी है। उम्मीद ही दुख का कारण है, तो उम्मीद करना गलत है। आप थोड़ा सा इसको इंग्लिश में समझने की कोशिश करें, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है कि मैं इसको इंग्लिश में करा पाऊँ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और मैंने सेकंड जो मतलब फोर्थ यूनिट है उसकी थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट था। और जो थर्ड यूनिट है उसके मैंने कुछ टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं, मतलब 50 से ज़्यादा रखे हैं। 50 तो मिनिमम सब में है, बाकी 70 80 ऐसे हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा प्रोटो हिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ क्या है, तो अर्थ है प्राग ऐतिहासिक और इतिहास के मध्यकाल का, मतलब जो हमने कल पढ़ा था, जो मैं आज परसों पढ़ूंगा, जो चौथे यूनिट में पढ़ूंगा, उसके बीच के काल को। प्रोटो इतिहास की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसकी प्रमुख विशेषता लेखन का ज्ञान परंतु अपठित लिपि, मतलब उन्होंने खुद तो लिखा लेकिन उसको खुदा नहीं पढ़ा। प्रोटो इतिहास काल का अध्ययन मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है, तो इसका पुरातात्विक एवं आंशिक लिखित साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। भारत की कौन सी सभ्यता प्रोटो ऐतिहासिक मानी जाती है, तो ये सिंधु सभ्यता को प्रोटो ऐतिहासिक सभ्यता मानी जाती है। प्रोटो इतिहास में किसका ज्ञान था, तो प्रोटो इतिहास में धातु का ज्ञान था और लेखन का ज्ञान था, नगर जीवन का ज्ञान था। तो उपरोक्त डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोटो इतिहास और इतिहास के बीच मुख्य अंतर क्या है, तो जो उसके बीच के मुख्य अंतर है लेखन का पठनीय होना। ठीक, फिर है प्रोटो इतिहास काल की लिपियां सामान्यतः कैसी होती हैं, तो लिपियां अपठित एवं आंशिक रूप से ज्ञात होती हैं। ठीक, प्रोटो इतिहास का अध्ययन किस विषय से संबंधित है, तो पुरातत्व से संबंधित है। सिंधु सभ्यता की लिपि किस श्रेणी में आती है, तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो अपठित श्रेणी में आती है। प्रोटो इतिहास काल में समाज कैसा था, तो उस टाइम पे समाज विकसित नगर सभ्यता था। इसका सीधा उदाहरण इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है। ठीक है, प्रोटो इतिहास काल का मुख्य सोर्स क्या था, तो इसका जो मुख्य सोर्स था वो पुरातात्विक अवशेष थे। ठीक, प्रोटो इतिहास का अध्ययन किसके विकास को स्पष्ट करता है, तो जो भाई ये विकास को स्पष्ट करता है, प्रारंभिक सभ्यताओं के विकास को स्पष्ट करता है। प्रोटो इतिहास काल की प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ क्या थी, तो कृषि एवं व्यापार। प्रोटो इतिहास काल में कौन सा धातु प्रयोग हुआ था, तो भाई इस काल में कांसा का प्रयोग हुआ था। प्रोटो इतिहास काल की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो जो इसकी प्रमुख विशेषता थी वो नगर जीवन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में देख सकते हैं। व्यापार, वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसके साक्ष्य मिले हैं। लेखन कला एवं प्रारंभिक प्रयोग, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब भारत की प्राग ऐतिहासिक सभ्यता का प्रमुख उदाहरण कौन सा है, तो सिंधु सभ्यता इसका प्रमुख उदाहरण है। वैदिक सभ्यता और मौर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता तो ये बहुत बाद में आई है। प्रोटो इतिहास काल में मानव का जीवन कैसा था, तो मानव का जीवन अस्थायी और संगठित था। देखो, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें सब क्वेश्चन ही आता हो। ठीक, कुछ में आप एलिमिनेट करके ही लगा सकते हैं। ठीक, तो याद रखना इस बात को। प्रोटो इतिहास काल का, यार मैं मास्टर बनने लगता हूँ कभी बीच बीच में। प्रोटो इतिहास काल का अध्ययन किन साक्ष्यों पर आधारित है, तो नगर अवशेष पर आधारित है, मृदभांड पर आधारित है, मोहरों पर आधारित है, उपरोक्त सभी। फिर से उपरोक्त सभी इसका आंसर। ठीक, प्रोटो इतिहास काल में व्यापार का स्वरूप कैसा था, तो इस टाइम पे जो व्यापार था वो विकसित था। प्रोटो इतिहास काल की प्रमुख सभ्यता कौन सी थी, तो जो ये प्रमुख सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। ठीक, प्रोटो इतिहास काल में नगर योजना का उत्कृष्ट उदाहरण कहाँ मिलता है, तो हड़प्पा में मिलता है। ठीक, प्रोटो इतिहास काल में लेखन कला का क्या महत्व है, तो लेखन कला का प्रशासन में महत्व था, व्यापार में महत्व था, संचार में महत्व था। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। प्रोटो इतिहास काल का संबंध किस युग से अधिक है, तो इसका कांस्य युग से अधिक है। प्रोटो इतिहास काल में कौन सा शिल्प विकसित था, तो इस टाइम पे मृदभांड का निर्माण, धातु शिल्प और मन का निर्माण विकसित था। जो हमें सारी चीज़ों का जो साक्ष्य है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलता है। प्रोटो इतिहास काल की प्रमुख सामाजिक विशेषता क्या थी, तो जिसकी जो प्रमुख सामाजिक विशेषता थी वो संगठित समाज था। ठीक, प्रोटो इतिहास काल का सबसे बड़ा महत्व क्या है, तो सबसे बड़ा महत्व है सभ्यता के विकास की जानकारी। प्रोटो इतिहास काल में किस प्रकार के घर मिलते हैं, तो इस काल में पक्के मकान मिलते हैं।
सिंधु सभ्यता को प्रोटो ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लिपि अपठित है, ठीक, इसलिए इसे हम प्रोटो ऐतिहासिक कहते हैं। प्रोटो ऐतिहासिक काल में धर्म का स्वरूप कैसा था? तो इस टाइम पे धर्म प्रकृति पूजा एवं मातृ पूजा पे आधारित था। प्रोटो इतिहास काल पे किस पशु का विशेष महत्व था? तो इस काल में बैल का विशेष महत्व था, क्योंकि ये माना जाता है कि खेती के लिए, मतलब जो फार्मिंग था उसके लिए भी यूज़ किया जाता था, तो उस टाइम पे इसका ज़्यादा महत्व था। प्रोटो इतिहास काल में किसका प्रयोग विनिमय में होता था? तो वस्तु विनिमय, मतलब बार्टर सिस्टम था, उसमें कॉइन नहीं थी, ठीक है। प्रोटो इतिहास काल का अध्ययन मुख्यतः किस विज्ञान से संबंधित है? तो पुरातत्व विज्ञान से संबंधित है। प्रोटो इतिहास काल में किस धातु का प्रयोग अधिक था? तो उस टाइम पे कांसा का प्रयोग अधिक था। प्रोटो इतिहास काल, ये ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। प्रोटो इतिहास काल की प्रमुख तकनीकी उपलब्धि क्या थी? तो इस टाइम पे नगर योजना, धातु शिल्प, लेखन कला। तो इसका उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोटो इतिहास काल में परिवहन का प्रमुख साधन क्या था? तो इस टाइम पे परिवहन का मुख्य साधन था जहाज, नहीं बैलगाड़ी थी। जहाज कैसे हो जाएगा? प्रोटो इतिहास काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो उस टाइम पे जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि एवं व्यापार पर आधारित थी। प्रोटो इतिहास काल में कौन सा व्यापार विकसित था? तो उस टाइम पे आंतरिक एवं बाहरी व्यापार विकसित था। प्रोटो इतिहास काल में नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? उस टाइम पे जो नगरों की प्रमुख व्यवस्था थी उनकी नियोजित सड़कें थी, जल निकासी व्यवस्था थी, पक्के मकान थे। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। प्रोटो इतिहास काल में कौन सी कला विकसित थी? तो उस टाइम पे मृत्युकला, मृत्युभांड कला, मोहर निर्माण, ये सभी विकसित थी। तो उपरोक्त सभी इसकी सही आंसर हो जाएगा, ठीक। प्रोटो इतिहास काल के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रारंभिक सभ्यताओं को समझना इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रोटो इतिहास काल के प्रमुख धार्मिक प्रतीक क्या थे? तो इसकी जो प्रमुख मातृ देवी की पूजा, पशुपति की पूजा और वृक्ष पूजा, ये सभी इसकी प्रमुख धार्मिक प्रतीक थे। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। मोटरसाइकिल, ये क्या है भाई? प्रोटो ऐतिहासिक काल का सामाजिक संगठन कैसा था? तो सामाजिक संगठन संगठित था, ठीक, ऐसा लिखा है प्रोटो इतिहास, तो मैं मोटरसाइकिल बोलने जा रहा था। प्रोटो इतिहास ठीक, काल के अध्ययन में कौन सा स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है? तो इस काल का उत्खनन सबसे महत्वपूर्ण है। प्रोटो इतिहास काल में मानव की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? तो नगर सभ्यता, कृषि और धातु की प्रमुख उपलब्धियां थी। तो इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। प्रोटो इतिहास काल में मानव जीवन किस पर आधारित था? तो मानव जीवन कृषि एवं व्यापार पर आधारित था। प्रोटो इतिहास काल की प्रमुख पहचान क्या थी? तो अपठित लिपि, धातु उपयोग और नगर जीवन इसका प्रमुख पहचान थी। तो उपरोक्त सही है। देखो, जहाँ पे अपठित लिपि आ जाए, मतलब लिपि लिखी गई है लेकिन अपठित है, तो वो प्रोटो ऐतिहासिक काल ही होगा। प्रोटो ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री में किस प्रकार की सभ्यता विकसित हुई? तो नगरीय सभ्यता उस टाइम पे विकसित हुई, ठीक। प्रोटो इतिहास काल की सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि क्या थी? तो इसकी नगर सभ्यता सबसे सांस्कृतिक उपलब्धि मानी जाती है कि इनका जो टाउन प्लानिंग सिस्टम था बहुत बेहतरीन था, जैसे बहराइच में है। प्रोटो इतिहास काल के मजाक कर रहा था। प्रोटो इतिहास काल के अध्ययन से किसका ज्ञान प्राप्त होता है? तो सामाजिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है, आर्थिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है, धार्मिक विश्वास ज्ञान प्राप्त होता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में कितनी सीटें प्राप्त की? अरे यार, मजाक कर रहा हूँ फिर से। भारतीय प्रोटो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण महत्व क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण महत्व है प्रारंभिक नगरीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक विकास की जानकारी, ठीक। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आधुनिक राजनीति थी ही नहीं, औद्योगिक विकास हुआ ही नहीं था, धार्मिक सुधार की कोई बात ही नहीं थी, कोई ऐसी कमी ही नहीं थी धर्म में कि उनको सुधार की जरूरत पड़े, ठीक। अब अर्ली हड़प्पन कल्चर जो हमारा दूसरा सब टॉपिक है, इस पर बात करेंगे, ठीक। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का काल सामान्यतः माना जाता है, ये भी क्वेश्चन आएगा, 3300 से 26 BC, ठीक। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति किस सभ्यता का प्रतीक प्रारंभिक चरण है? तो ये सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक चरण था, ठीक। कितने क्वेश्चन है इसके? 85, ठीक। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसकी जो प्रमुख विशेषता थी वो नगरीकरण की शुरुआत थी, ठीक। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है?
तो ये पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। ठीक, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख स्थल कोट दिजी कहाँ स्थित है? कोट दिजी सोचो कहाँ स्थित होगा? पाकिस्तान। कोट दिजी किसके लिए प्रसिद्ध है? कट्टे के व्यापार के लिए, ध्रुवीकरण के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, ठीक। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? तो उस टाइम की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति में किस धातु का प्रयोग होता था? तो उस टाइम पे कांसा और तांबा का प्रयोग होता था। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख स्थल अमरी कहाँ स्थित है? तो अमरी कहाँ स्थित है? ये भी पाकिस्तान में ही स्थित है। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उस टाइम की जो प्रमुख विशेषता थी ग्रामीण से नगरीय जीवन की ओर संक्रमण। ठीक, मतलब ग्रामीण से नगरीय जीवन की ओर बढ़ रहे थे। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार के मकान मिलते हैं? तो पक्के या कच्चे दोनों प्रकार के मकान मिलते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख स्थल कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो जो उनका प्रमुख कालीबंगन है वो अपने ही राजस्थान में स्थित है। ठीक, कालीबंगन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कालीबंगन है अग्निकुंड के लिए प्रसिद्ध है, हल से जोते गए खेत के लिए प्रसिद्ध है, नगर योजना के लिए तो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख मृदभांड शैली क्या है? तो जो इनकी प्रमुख मृदभांड शैली थी वो लाल मृदभांड पर काले चित्र। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति में कौन सा पशु महत्वपूर्ण था? तो उस टाइम पे जो इनका महत्वपूर्ण पशु था वो बैल था, क्योंकि वो बैल था। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख स्थल बनावली कहाँ स्थित है? तो बनावली भी अपने ही हरियाणा में स्थित है। ठीक, अब प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि मुख्य व्यवसाय था, व्यापार मुख्य था, पशुपालन भी मुख्य ही था। तो इनका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की बसाहट मिलती है? तो जो इनकी नियोजित बस्तियाँ मिलती हैं। ठीक, बसाहट मतलब कैसे बसे हुए थे। ठीक, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख स्थल रहमान डेयरी कहाँ स्थित है? रहमान डकैत पाकिस्तान में स्थित है। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का स्वरूप कैसा था? तो जो व्यापार का स्वरूप था वो विकसित था। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति में कौन सी तकनीक विकसित हुई? तो उस टाइम पे धातु तकनीक, मृदभांड निर्माण और नगर योजना खूब बहुत ज़्यादा ही विकसित हुई। ठीक, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का संबंध किस युग से है? तो उस टाइम पे कांस्य था, तो इसलिए इसको कांस्य युग से बोला जाएगा। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति में किस धातु का अभाव था? तो भाई लोहा का अभाव था। प्रारंभिक हड़प्पा में संस्कृति में कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ प्रमुख थी? तो उस टाइम पे कृषि, पशुपालन, व्यापार प्रमुख थी। ठीक, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति के लोग किस प्रकार के औजार का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पत्थर और तांबे के। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति में नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगरों की प्रमुख विशेषता थी मकान निर्माण, सड़क योजना और ध्रुवीकरण। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, हड़प्पा। ठीक, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक विशेषता क्या थी? तो धार्मिक विशेषता इनकी थी मातृ देवी की पूजा, प्राकृतिक पूजा, पशु पूजा। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति में कौन सी फसल उगाई जाती थी? तो इस टाइम पे देखा गया है कि गेहूं का भी उत्पादन होता था, जौ का भी और चावल का भी। तो इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख महत्व क्या है? तो इनका जो प्रमुख महत्व है नगरीकरण की शुरुआत। ठीक, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? तो ईंटों के मकान में रहते थे। ठीक है, गुफाओं में तो भाई पहले ही रह लिए थे। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति में कौन सी ईंटों का प्रयोग हुआ है? तो उस टाइम पे कच्ची और पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख सामाजिक विशेषता क्या थी? तो उनकी प्रमुख और सामाजिक विशेषता थी संगठित समाज। उसके बाद है प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति में परिवहन का प्रमुख साधन क्या था? तो उस टाइम पे हवाई जहाज़ चलती थी, उसी से सब लोग जाते थे। ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बैलगाड़ी सही आंसर होगा। ठीक, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति के लोग किस प्रकार के मृदभांड बनाते थे? तो उस टाइम पे लोग चित्रित मृदभांड बनाते थे। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति में व्यापार किन क्षेत्रों से होता था? तो व्यापार जो होता था वो स्थानीय और बाहरी दोनों क्षेत्रों से होता था। दोनों सही है। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख स्थल कहाँ पाया जाता है? तो इनका प्रमुख स्थल सिंध, पंजाब और राजस्थान में पाया जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलता क्यों नहीं भाई। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति में कौन सा शिल्प विकसित था? तो उस टाइम पे जो मनका का निर्माण, मृदभांड का निर्माण, धातु शिल्प का निर्माण, उपरोक्त सभी से इसका आंसर हो जाएगा।
प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य था अस्थायी और संगठित जीवन। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति में नगर योजना का प्रारंभ स्वरूप कहाँ मिलता है? तो उस टाइम का कोड दीजिए कालीबंगन बनावली, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख पहचान क्या थी? तो प्रमुख पहचान की नगरीकरण की शुरुआत थी। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन किसके विकास को स्पष्ट करता है? तो वो सिंधु सभ्यता के विकास को स्पष्ट करता है। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो जल निकासी व्यवस्था प्रारंभिक विकसित थी। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का सामाजिक संगठन कैसा था? तो सामाजिक संगठन का संगठित था। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति में कौन सी कला विकसित थी? तो उस टाइम पे मृदभांड कला, मनका धातु और उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी विकसित थी। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति में कृषि का आधार क्या था? तो कृषि का आधार था उस समय पे सिंचाई एवं नदियाँ घाटियाँ। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि क्या है? तो सबसे बड़ी जो तकनीकी उपलब्धि थी वो उनका नगर योजना और धातु शिल्प और मृदभांड निर्माण का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, थक जाता हूँ थोड़ा सा। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा आर्थिक आधार क्या था? तो सबसे बड़ा एवं आर्थिक आधार कृषि एवं व्यापार था। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का मुख्य स्रोत क्या था? तो उनका मुख्य स्रोत पुरातात्विक उत्खनन था। ऐसा तो है नहीं कि ये लोग खुद आके देखे जा रहेंगे कि भाई ये हमारी चीज़ें हैं, इनको आप देख के हमारे बारे में पढ़ना। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? जो सबसे बड़ी विशेषता थी ग्रामीण से नगरीय की ओर संक्रमण। लास्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण महत्व क्या है? तो विकसित सिंधु सभ्यता की पृष्ठभूमि तैयार करना है सबसे अच्छा महत्व है। अब है हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवरी, ओरिजिन, एक्सटेंट, क्रोनोलॉजी, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्टेक्ट्स विद अदर कल्चर एंड डिक्लाइन। इस पे 60 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं बड़ी मेहनत से, 60 क्वेश्चन डाल दूँ। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो भाई निखिल ने की थी, नहीं वो की थी दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में कनिंघम ने की थी। नहीं, हड़प्पा की खोज कनिंघम ने नहीं की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज लाखल दास बनर्जी, जिनको RD बनर्जी भी लिख सकते हैं एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता की और किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का काल सामान्यतः कितना माना जाता है? तो 2526 ईस्वी 26 से 1920 माना जाता है। देखो ये डिफ्रेंशिएट होता है, अर्ली था 33 से 2600 और जो फिर मैच्योर था वो था 26 से 1900 BC। ठीक, याद रखना। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? मैं गवर्नर बोलने जा रहा था। प्रमुख नगर जो था उनका वो हड़प्पा था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है हमारे दुर्भाग्यवश हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई? तो सिंध में विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रमुख विशेषता थी ये कि ये नगर योजना इनकी अच्छी थी, धातु तकनीक अच्छी थी और व्यापार भी अच्छा था। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? परिचित लोहे से नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इनकी लिपि जो थी वो अपठित थी। हम्बा हो। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? जो इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी नियोजित नगर प्लानिंग। मोहनजोदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अपने विशाल स्नानागार के लिए ही प्रसिद्ध है। अशोक स्तंभ था ही नहीं, लोह स्फूर्ता नहीं, ये सब कुछ होता है नहीं। ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? ग्रेट बाथ भाई मेरे बाथरूम में स्थित है। नहीं, ग्रेट बाथ स्थित है मोहनजोदड़ो में। ठीक, क्या यार। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? तो इनकी अर्थव्यवस्था मेनतः कृषि और व्यापार पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो इनकी प्रमुख फसल थी वो थी गेहूँ एवं जौ। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का प्रमाण नहीं मिलता है? तो इस टाइम पे घोड़ा का प्रमाण नहीं मिलता है। प्रमाण तो भाई हाथी का भी नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कैसी थी? नियोजित एवं समकोणीय थी। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो जल निकासी अत्यंत विकसित थी। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी ईंटों का प्रयोग होता है? तो कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता है।
हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? तो इनका जो विस्तार था वो अफगानिस्तान से गुजरात तक था। ठीक, फिर क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? जो इनका सबसे बड़ा स्थल था वो राखी गढ़ी था। ठीक, धोलावीरा कहाँ स्थित है? धोलावीरा गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? तो ये पक्के मकान में रहते थे। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख धार्मिक विशेषता क्या थी? तो माता देवी की पूजा, पशुपति पूजा और वृक्ष पूजा इनकी धार्मिक विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किस सभ्यता से होता था? तो व्यापार इनका मेसोपोटामिया से होता था, मिस्र भी से भी होता था, भारत से भी होता था। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया। यार बैलगाड़ी से इतनी दूर तक करते थे? नहीं, जहाज से करते होंगे। पहले में मैंने मजाक में कहा था, लेकिन लग रहा था कि सही ही होगा। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा क्षेत्र का किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम बोलते थे मेलुहा को बोलते थे वो लोग, मेलुहा। ये भी क्वेश्चन आएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की मापतोल प्रणाली का प्रयोग करते थे? मतलब कौन से मेट्रोलॉजिकल मेथड का यूज करते थे? तो ये था मानकीकृत। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख कला कौन सी थी? तो इनकी जो प्रमुख कला थी, मोहन निर्माण, मणका निर्माण, कांस्य कला। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा नहीं, प्रसिद्ध नृत्य करती बालिका की मूर्ति कहाँ से मिलती है? डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली है। यार फिर क्या हो जाता है। हड़प्पा पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? जो पुरोहित राजा की मूर्ति हुई मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? तो इनकी जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? तो इसमें कांसा का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख सामाजिक संगठन कैसा था? तो जिनका प्रमुख और सामाजिक संगठन था वो संगठित नगरीय समाज था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल का उपयोग किस लिए होता था? तो लोथल का उपयोग व्यापार के लिए होता था। भाई अगर बंदरगाह थे तो जहाज रहे ही होंगे। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो अग्निवेदी का प्रमाण हमें कालीबंगा से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? चूहा फंस गया। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? बैल, पवित्र मानते थे बैल को। बहुत अच्छा। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्रोत क्या था? पुरातत्विक उत्खनन। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा उद्योग विकसित था? तो उस टाइम पे जो मेनली उद्योग था वो मृदभांड उद्योग, धातु उद्योग, मनका उद्योग सभी विकसित थे। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख आर्थिक विशेषता क्या थी? जो इनकी प्रमुख और आर्थिक विशेषता थी कृषि एवं व्यापार था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में कपास का उपयोग का प्रमाण कहाँ मिलता है? जिनका कपास का प्रमाण मिलता है वो हमें मिलता है। हाँ, हड़प्पा सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो आर्य आक्रमण भी माना जाता है, बाढ़ भी, और जलवायु परिवर्तन भी माना जाता है। ठीक, तो लोग सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन संबंधी सिद्धांत। रुक जाओ भाई थोड़ा सा। हाँ, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्या है? वो है हड़प्पा सभ्यता का पतन संबंधी सिद्धांत किसने दिया? तो ये हुलर ने दिया था, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट भी है एक तरीके से देखा जाए तो। फिर आर्य आक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो आर्य आक्रमण सिद्धांत दिया था हड़प्पा सभ्यता के पतन से। जो आर्य आक्रमण सिद्धांत है वो हड़प्पा की सभ्यता के पतन से संबंधित है कि आर्यों ने उन पर आक्रमण किया और उनका सर्वनाश या विनाश कर दिया। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे महत्वपूर्ण, एक मिनट, हेलो। तो हाँ हेलो यार, एक फ़ोन आया था मेरे दोस्त का, अनमोल भाई है, उन्होंने वो बोल रहे थे कि हाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैंने कल भी देखा था उसमें से क्वेश्चन आए थे और आज भी आएंगे, मैं वही देख रहा था, तो काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे। थैंक यू भाई। अब स्टार्ट करते हैं आगे के लिए। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे स्वीकार्य कारण क्या माना जाता है? तो सबसे स्वीकार्य कारण वो जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय कारण था। ठीक, रेड कर लेते हैं। जानते हो एक बात ये है कि कुछ लोग, मैंने मतलब अपना फेस नहीं दिखा रखा है, लेकिन कुछ लोग इतना अच्छे से, मतलब इतने अच्छे दोस्त हैं कि वो मेरी आवाज़ सुन के मुझे जान जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का शासन था? तो उस टाइम पे संगठित प्रशासन था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि क्या थी? तो उस टाइम पे सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि थी वो थी नगर योजना और जल निकासी। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का व्यापार विकसित था? तो उस टाइम पे आंतरिक, बाहरी और समुद्री सभी प्रकार के जो व्यापार थे वो विकसित थे। ठीक, याद रखना।
हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो राखीगढ़ी जो है हमारा वो हरियाणा में स्थित है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगन कहाँ स्थित है? कालीबंगन हमारा जो है राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धि क्या है? तो जो उनकी सांस्कृतिक उपलब्धि है नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के मनोरंजन के प्रमाण मिलते हैं? तो वो थे ताशा खेल, शिकार और संगीत। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन किसके विकास को स्पष्ट करता है? तो प्रारंभिक नगरीय विकास को स्पष्ट करता है। मज़ा इसलिए आ रहा है कि यार मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ तो अब लोगों को मज़ा आता है कि लोगों को बुरा लगता है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब मुझे डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख पहचान क्या है? तो जो प्रमुख पहचान है वो नियोजित नगर और जल निकासी भी है, मानकीकृत माप तौल है, मतलब एक स्केल्ड मेट्रोलॉजिकल थिंग भी जो है वो भी इनकी एक प्रमुख पहचान है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख धार्मिक प्रतीक कौन सा है? तो इनका जो प्रमुख धार्मिक प्रतीक है वो पशुपति की मुहर है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाते थे? तो वहाँ के लोग कृषि और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाते थे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी सामाजिक विशेषता क्या थी? तो सबसे बड़ी सामाजिक विशेषता थी संगठित नगरीय जीवन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण महत्व क्या है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण महत्व था वो था इनका भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता की जानकारी देना, ठीक। अब जो हमारा चौथा यूनिट है चालकुलिथिक कल्चर ऑफ एंसेंट इंडिया, ठीक। उसको शुरू करते हैं और इसमें मैंने ये जो कल्चर है उसमें दे रखे हैं, मैंने उसको भी कवर कर लिया है। तो जिसमें है पहला क्वेश्चन है चालकुलिथिक शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा ताम्र पाषाण युग, ठीक। अभी तक हमने पहले पढ़ा प्री हिस्ट्री, फोटो हिस्ट्री, अब उसी का पार्ट है चालकुलिथिक। चालकुलिथिक संस्कृति का मुख्य आधार क्या है? तो इनका मुख्य आधार है तांबा एवं पत्थर। चालकुलिथिक संस्कृति का सामान्यतः काल कब तक माना जाता है? तो जो उनका 3000 BC से 1000 BC तक है, 3000 से 1000 BC है, तो वही उनका माना जाता है, ठीक है। चालकुलिथिक संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इनकी जो प्रमुख विशेषता थी तांबे के औजार का प्रयोग। चालकुलिथिक संस्कृति का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो इनका मुख्य व्यवसाय था वो कृषि एवं पशुपालन था, ठीक। चालकुलिथिक संस्कृति में किस धातु का प्रयोग हुआ है? तो इस टाइम पे तांबा का प्रयोग हुआ है। चालकुलिथिक संस्कृति का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो इनका मुख्य जो क्षेत्र है वो दक्कन एवं मध्य भारत का है। आहार संस्कृति थी किस राज्य में विकसित हुई? तो ये याद रखना राजस्थान में विकसित हुई, ठीक। आहार संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो इनका जो प्रमुख स्थल है वो आहार है, राजस्थान में एक जगह है आहार। आहार संस्कृति किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो वो बनास नदी है राजस्थान में, वहाँ पर विकसित हुई। आहार संस्कृति की प्रमुख पहचान क्या है? तो वहाँ पे ब्लैक एंड रेड वेयर जो पॉटरी होती है जिसको BRW बोलते हैं वो वहाँ से मिली है, ठीक है। कायाथा संस्कृति कहाँ विकसित हुई? तो जो कायाथा संस्कृति है वो मध्य प्रदेश में विकसित हुई थी। कायाथा संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो जो इनका प्रमुख स्थल है वो कायाथा है, ठीक। मालवा संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो भाई जाहिर सी बात है मध्य भारत ही होगा। मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो जो मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल है वो है नौदातो टोली, ठीक। नौदा टोली, ठीक। नौदा टोली किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जोरवे संस्कृति का नाम किस स्थल के नाम पर आधारित है? तो वो वहीं पे एक स्थल है जोरवे, उसी के नाम पर आधारित है। जोरवे संस्कृति किस राज्य में विकसित हुई? तो अभी मैंने बताया कि महाराष्ट्र में विकसित हुई, जोरवे नहीं बताया था। जोरवे संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो वो है इनाम गाँव, ठीक। चालकुलिथिक संस्कृति की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर भी आधारित थी, पशुपालन पर भी आधारित थी, व्यापार पर भी आधारित। तो उपरोक्त सही इसका हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चालकुलिथिक संस्कृति में कौन सी फसल उगाई जाती थी? तो उस टाइम पे बाजरा भी उगाया जाता था, जौ भी और गेहूँ भी, ठीक। तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। चालकुलिथिक संस्कृति में लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? तो गुफाओं में नहीं रहते थे, वो मिट्टी के फूस के घर में रहते थे, ठीक। अरे यार, चालकुलिथिक संस्कृति की प्रमुख मृदभांड शैली कौन सी थी? तो उस टाइम की जो प्रमुख मृदभांड शैलियाँ थी वो थी पेंटेड पोट्री थी, ब्लैक एंड रेड वेयर थी, एंड रेड वेयर भी थी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चालकुलिथिक संस्कृति में मृतकों का निपटना कैसे किया जाता था, ठीक है। मतलब जो मृतक थे उनका जो दाह संस्कार होता था कैसे किया जाता था, दाह संस्कार या फिर अंतिम संस्कार बोलते हैं, कैसे किया जाता था? तो वो दफना कर दिया जाता था, ठीक है। इसके हमें एविडेंस भी इनाम गाँव से ही मिलते हैं।
चालकोलिथिक संस्कृति की प्रमुख तकनीकी उपलब्धि क्या थी? ठीक, तो तकनीकी उपलब्धि जो थी, तांबे का प्रयोग, कृषि और मृदभांड का निर्माण था। चालकोलिथिक संस्कृति में कौन से पशु पाले जाते थे? तो उस टाइम पे गाय, भेड़, बकरी पाले जाते थे। ठीक, मालवा संस्कृति की प्रमुख मृदभांड शैली क्या थी? जो प्रमुख मृदभांड शैली थी वो चित्रित लाल मृदभांड थी। ठीक, जोरवे संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो जोरवे संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता थी वो ग्रामीण की बसाहट, हाँ, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था सही है, मृदभांड कला सही है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चालकोलिथिक संस्कृति में कौन सी धातु का अभाव था? तो उस टाइम पे किस धातु का अभाव था? तो लोहा नहीं मिलता था, याद रखना। आहार संस्कृति का प्रमुख महत्व क्या है? तो इसका प्रमुख महत्व तांबा धातु का उद्योग। कायथा सांस्कृतिक काल का सामान्यतः कब माना जाता है? मतलब कायथा संस्कृति है उसको टाइम पीरियड क्या है? तो उसका टाइम पीरियड 2400 से 2000 BC है। ठीक, मालवा संस्कृति का काल सामान्यतः माना जाता है, तो माना जाता है 1900 से 1400 BC तक। जोरवे संस्कृति का काल सामान्यतः माना जाता है, तो वो माना जाता था 14 से 700 BC तक। ठीक, चालकोलिथिक संस्कृति का सामाजिक संगठन कैसा था? तो सामाजिक संगठन था ग्राम आधारित। चालकोलिथिक संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सबसे बड़ी विशेषता इनकी ग्रामीण कृषि जीवन था। ठीक, इनाम गांव किस संस्कृति से संबंधित है? जोरवे संस्कृति से। ठीक है, दैमाबाद की संस्कृति से संबंधित है, तो भाई ये संबंधित है चालकोलिथिक पीरियड से। दैमाबाद कुछ याद आया? चालकोलिथिक संस्कृति का मुख्य स्रोत क्या है? जो मुख्य स्रोत है इनका पुरातात्विक उत्खनन है। ठीक यार, बीच बीच में कुछ ना कुछ याद ही आ जाता है। चालकोलिथिक संस्कृति में कौन सा उद्योग विकसित था? तो मृदभांड उद्योग, तांबा उद्योग, मुनगा उद्योग, तो प्रूफ सही उसका हो जाएगा, सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चालकोलिथिक संस्कृति का प्रमुख धार्मिक स्वरूप कैसा था? प्रकृति की पूजा होती थी, मातृ पूजा होती थी, पशु पूजा होती थी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल एरड़ कहाँ स्थित है? तो जो एरड़ है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, चालकोलिथिक संस्कृति की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो इनकी जो प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ थी वो कृषि थी, पशुपालन था, व्यापार था, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चालकोलिथिक संस्कृति के लोग किस प्रकार के औजार का प्रयोग करते थे? तो इस टाइम के जो लोग थे वो मेनली तांबा या पत्थर का प्रयोग करते थे। तो जोरवे संस्कृति की प्रमुख फसल कौन सी थी? बाजरा भी थी, गेहूँ भी थी, जौ भी था, तो उपरोक्त सही सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चालकोलिथिक सांस्कृतिक में कौन सी कला विकसित थी? तो जो की प्रमुख कला थी वो थी मृदभांड कला, मनका, धातु कला, सब उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चालकोलिथिक संस्कृति का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव क्या था? तो सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव ग्राम जीवन का विकास था। आहार संस्कृति में किस धातु का प्रयोग अधिक हुआ है? तो उस टाइम पे तांबा का प्रयोग बहुत हुआ था। चालकोलिथिक संस्कृति का अध्ययन किस के विकास को स्पष्ट करता है? तो ये कृषि और ग्राम जीवन के विकास को मेनली स्पष्ट करता है। जोरवे संस्कृति की प्रमुख बसाहट, मतलब बसने की तरीका कैसा था? तो इनका जो महाराष्ट्र में मतलब मिली है, इनका जो क्षेत्र है, बोल रहे हैं जोरवे संस्कृति की प्रमुख बसाहट किस क्षेत्र में थी? तो महाराष्ट्र में थी। मतलब जो मेनली लोग बसे थे वो महाराष्ट्र का, जो आज का महाराष्ट्र है, उस जगह पे बसे हुए थे। मालवा संस्कृति का प्रमुख आर्थिक आधार क्या है? तो जो इसका प्रमुख आर्थिक आधार है वो कृषि और पशुपालन है। ठीक, चालकोलिथिक संस्कृति में कौन सा ईंटों का प्रयोग होता था? तो ये जो मेनली इनका मिट्टी और कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। चालकोलिथिक संस्कृति की प्रमुख पहचान क्या थी? तो इनकी जो प्रमुख पहचान थी वो तांबा एवं पत्थर का संयुक्त प्रयोग था। कायथा संस्कृति किस नदी क्षेत्र से संबंधित है? तो ये चंबल क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, चंबल, पानसिंह तोमर वाला। चालकोलिथिक संस्कृति का प्रमुख परिवहन साधन क्या है था? तो हवाई जहाज़ तो होगा नहीं। ठीक है, उसमें ऑप्शन भी नहीं है। मोटर वाहन तो होगा नहीं, बैलगाड़ी ही थी। ठीक है, चालकोलिथिक संस्कृति में भोजन का प्रमुख आधार क्या था? जो भोजन का प्रमुख आधार था वो शिकार था, पशुपालन था, कृषि था, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चालकोलिथिक संस्कृति का प्रमुख महत्व क्या है? तो प्रमुख महत्व इनका नवपाषाण से धातु युग की ओर है, संक्रमण। चालकोलिथिक संस्कृति में व्यापार का स्वरूप कैसा था? तो व्यापार का स्वरूप मेनली स्थानीय एवं क्षेत्रीय था। चालकोलिथिक संस्कृति का सामाजिक जीवन कैसा था? सामाजिक जीवन ग्राम आधारित एवं संगठित था। डी, चालकोलिथिक संस्कृति की प्रमुख तकनीक उपलब्धि क्या थी? तो जो उनकी तकनीक उपलब्धि थी तांबा धातु का प्रयोग। चालकोलिथिक संस्कृति में कौन सी परंपरा प्रमुख थी? तो दफनाने की परंपरा प्रमुख थी। ठीक है, याद रखना। आहार संस्कृति किस मृदभांड शैली कैसी थी? मतलब जो आहार कल्चर मिला है वहाँ पे जो मृदभांड शैली थी वो कैसी थी? BRW थी, PGW थी, NBW थी और ग्रे वेयर पॉटरी थी। तो BRW थी, याद रखना, मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर। मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल नौदा टोली किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित थी।
जोरवे संस्कृति का प्रमुख महत्व क्या है? तो जो प्रमुख महत्व था वो विकसित ग्रामीण संस्कृति थी। चालकोलिथिक संस्कृति में कौन सा शिल्प विशेष रूप से विकसित था? तो वो डी है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ। मृदभांड निर्माण, धातु निर्माण, मुनका निर्माण इनके प्रमुख विशेष शिल्प रूप में विकसित था। ठीक। चालकोलिथिक संस्कृति का संबंध किस प्रकार की बसाहट से है? तो ग्राम बसाहट से है, मतलब ग्राम में रहते थे लोग। चालकोलिथिक संस्कृति में धार्मिक विश्वास किससे जुड़ा हुआ था? तो ये प्रकृति की उर्वरता पूजा से जुड़ा हुआ था। चालकोलिथिक संस्कृति की प्रमुख जलवायु कैसी थी? तो जो प्रमुख जलवायु थी वो कृषि के अनुकूल थी। ठीक। चालकोलिथिक संस्कृति का अध्ययन किस प्रकार के इतिहास को स्पष्ट करता है? तो वो मेनली सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास को स्पष्ट करता है। चालकोलिथिक संस्कृति की सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि क्या थी? तो वो थी भाई अस्थायी ग्राम जीवन एवं तांबा तकनीकी। भारतीय चालकोलिथिक संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण महत्व क्या है? तो वो है कृषि, ग्राम्य जीवन, धातु प्रयोग, विकास की जानकारी। अब हमारा जो सेकेंड सब टॉपिक है उसको बोलेंगे हम ब्लैक एंड रेड वियर BRW कल्चर। ठीक। तो ज़्यादा क्वेश्चन बचे भी नहीं होने चाहिए, अभी ज़्यादा है यार, 60 तो इसी के हैं। ठीक। पहला क्वेश्चन है ब्लैक एंड रेड वियर BRW का संबंध किससे है? धातु संस्कृति से है, या सिक्का संस्कृति से है, या तीनों से नहीं है, मृदभांड संस्कृति से है। ठीक। ब्लैक रेड वियर का मुख्य रंग संयोजन कैसा है? तो काला और सफ़ेद, काला और लाल, तो यही हो जाएगा ब्लैक रेड। ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति का संबंध मुख्यतः किस काल से है? तो मुख्यतः ताम्र, पाषाण एवं लौह संक्रमण काल से है। तो इसको कैसे याद रख सकते हो? देखो, तांबा जो होता है वो हल्का रेड होता है और जो लोहा होता है वो हल्का काला होता है, तो ऐसे रेड एंड ऐसे याद कर सकते हो। BRW मृदभांड की प्रमुख शैली, प्रमुख विशेषता क्या थी? जो प्रमुख विशेषता थी, अंदर काला रहता था और बाहर लाल रहता था, तो यही इसकी प्रमुख विशेषता थी। ब्लैक एंड रेड वेयर का निर्माण किस तकनीकी से होता था? तो वो ऑक्सीकरण एवं अपचयन तकनीक से होता था। इसका यार सिंपल सा होता है, जैसे आज की जो क्या बोलते हैं, कुम्हार लोग होते हैं, पकाते हैं अपने मिट्टी के बर्तन, वैसे ही उस समय लोग कुछ ऐसे ही होता था। BRW संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? तो जो प्रमुख क्षेत्र था, गंगा घाटी भी थी, राजस्थान भी था और मध्य भारत था, तो उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। ब्लैक एंड रेड वेयर का संबंध किस धातु से अधिक है? तो वो है तांबा से अधिक। BRW संस्कृति में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रमुख थी? तो उस टाइम पे कृषि और पशुपालन अर्थव्यवस्था अधिक प्रमुख थी। स्ट्रैटिग्राफी का अर्थ क्या होता है? तो परतों का अध्ययन। BRW संस्कृति का स्ट्रैटिग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट किसके अध्ययन में महत्वपूर्ण है? तो ये होगा सांस्कृतिक क्रम निर्धारण में महत्वपूर्ण है। BRW मृदभांड की किस सतह की कैसी होती है? जो BRW होती है उनकी मृदभांड की सतह कैसी होती है? तो खुरदरी होती है। ठीक, नहीं, चमकदार होती है। ब्लैक एंड रेड वियर संस्कृति का संबंध किस प्रकार की बसाहट से है? तो वो ग्राम बसाहट से है। ठीक। BRW संस्कृति का प्रमुख स्थल आहार कहाँ स्थित है? तो वो राजस्थान में स्थित है। BRW संस्कृति में कौन सी फसल प्रमुख थी? तो वो गेहूँ, जौ, चावल, उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। BRW संस्कृति का प्रमुख काल कौन सा है? तो इनका जो प्रमुख काल है वो ताम्र पाषाण से लौह संक्रमण काल है। ठीक। BRW संस्कृति के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? तो ये मेनली मिट्टी और फूस के घर में रहते थे। BRW संस्कृति का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, शिकार था। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। BRW संस्कृति में कौन सी धातु का प्रारंभिक प्रयोग मिलता है? तो उस टाइम पे हमें लोहा, तांबा, कांसा सबका प्रयोग मिलता है, तो उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। BRW संस्कृति की प्रमुख पहचान क्या थी? तो प्रमुख पहचान इनकी काले और लाल रंग के मृदभांड थे। BRW संस्कृति का संबंध किस प्रकार के समाज से था? तो ये कृषि प्रधान समाज से था। BRW मृदभांड पर किस प्रकार के अलंकरण से मिलते हैं? तो ये मेनली ज्यामितीय चित्र में मिलते हैं। ठीक, मतलब इनका ज्यामितीय चित्र में ये होते थे, रंग ऐसा होता था, डिजाइन ऐसी होती थी, याद रखना। BRW संस्कृति के अध्ययन का मुख्य सोर्स क्या है? तो वो है पुरातत्विक उत्खनन, जो हमें प्राप्त साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हम बता रहे हैं। ठीक। अब बोल रहे हैं BRW संस्कृति में कौन सी तकनीक विकसित थी? तो उस टाइम पे मृदभांड तकनीकी भी विकसित थी, क्योंकि तब विकसित नहीं होती तो हम आज पढ़ते क्यों, और धातु तकनीकी और कृषि तकनीकी विकसित थी, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। BRW संस्कृति का प्रमुख स्थल नागदा कहाँ स्थित है? तो नागदा जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है।
बीआरडब्ल्यू संस्कृति की प्रमुख आर्थिक विशेषता क्या थी? तो प्रमुख आर्थिक विशेषता थी कृषि एवं पशुपालन। बीआरडब्ल्यू संस्कृति का मुख्य महत्व क्या था? तो जिनका मुख्य महत्व था वो ताम्र से लौह युक्त संक्रमण था। बीआरडब्ल्यू संस्कृति में किस प्रकार के बर्तन मिलते हैं? तो उस टाइम पे कटोरे और थालियाँ के बर्तन मिलते थे। बीआरडब्ल्यू संस्कृति में कौन सा उद्योग प्रमुख था? तो उस टाइम पे मृदभांड उद्योग अधिक था। ठीक। बीआरडब्ल्यू संस्कृति की प्रमुख धार्मिक विशेषता क्या थी? तो इनकी जो प्रमुख धार्मिक विशेषता थी वो प्रकृति की पूजा थी। बीआरडब्ल्यू संस्कृति का सामाजिक संगठन कैसा था? उनका जो सामाजिक संगठन था वो ग्राम आधारित था। ठीक। बीआरडब्ल्यू संस्कृति के लोग किस प्रकार के औजार का प्रयोग करते थे? तो उस टाइम पे लोग पत्थर की और तांबे के औजार का प्रयोग करते थे। बीआरडब्ल्यू में किस किस पशु का पालन होता था? तो उस टाइम पे गाय, बकरी, भेड़ तीनों का पालन होता था। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। बीआरडब्ल्यू संस्कृति की मृदभांड तकनीकी की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो दोहरे रंग की सतह थी। ठीक। बीआरडब्ल्यू संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र गंगा घाटी किस कारण महत्वपूर्ण है? तो ये अपने लौह युग संक्रमण को दिखाने के लिए महत्वपूर्ण है। बीआरडब्ल्यू संस्कृति में कौन सी कला विकसित हुई? तो उस टाइम पे उपरोक्त सभी, मतलब मृदभांड कला, धातु कला और मनका निर्माण विकसित हुई। बीआरडब्ल्यू संस्कृति का संबंध किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से है? तो वो भाई कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से है। ठीक। बीआरडब्ल्यू संस्कृति का प्रमुख कालक्रम किसके अध्ययन पर निर्धारित होता है? तो वो स्ट्रेटिग्राफी के अध्ययन से निर्धारित होता है कालक्रम जो है। बीआरडब्ल्यू संस्कृति के प्रमुख स्थल का वितरण कहाँ पाया जाता है? तो वो राजस्थान, मध्य भारत और गंगा घाटी। तो उपरोक्त सभी। बीआरडब्ल्यू संस्कृति की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि क्या है? तो सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि है जो उन्नत मृदभांड निर्माण है। अभी तक मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ हूँ, ये सोच के मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। बीआरडब्ल्यू संस्कृति में किस प्रकार की प्रसारण मिलती है? तो अस्थायी ग्राम में। ठीक। बीआरडब्ल्यू संस्कृति का संबंध किस प्रकार के इतिहास से है? तो वो है प्रोटो ऐतिहासिक काल से। बीआरडब्ल्यू संस्कृति के लोग किस प्रकार के भोजन पर निर्भर करते थे? तो उस टाइम के लोग जो थे वो कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर करते थे। मेरी आदत नहीं है ना ये सब करने की, तो थोड़ा सा और लग रहा है। इस पे पढ़ाने की तो आदत है नहीं। बीआरडब्ल्यू संस्कृति में कौन सा मृदभांड सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो जो था ब्लैक एंड रेड वेयर, बहुत भयंकर डिस्ट्रैक्ट हुआ था इस बार। बीआरडब्ल्यू संस्कृति की प्रमुख पहचान किससे होती है? मृदभांड से होती है। बीआरडब्ल्यू संस्कृति में कौन सा सामाजिक जीवन विकसित था? तो उस टाइम पे ग्राम समुदाय जो था वो बहुत अच्छे से विकसित था। बीआरडब्ल्यू संस्कृति की प्रमुख जलवायु कैसी थी? तो जिनकी प्रमुख जलवायु थी कृषि के अनुकूल थी। बीआरडब्ल्यू संस्कृति का प्रमुख महत्व क्या है? तो प्रमुख महत्व ताम्र, पाषाण और लौह संस्कृति के बीच संबंध। बीआरडब्ल्यू संस्कृति के प्रमुख मृदभांड कैसे पकाए जाते थे? तो उस टाइम के जो प्रमुख मृदभांड थे वो नियंत्रित ताप तकनीकी से पकाए जाते थे। बीआरडब्ल्यू संस्कृति का अध्ययन किसके विकास को स्पष्ट करता है? तो प्रारंभिक कृषि एवं ग्राम संस्कृति को स्पष्ट करता है। ठीक। बीआरडब्ल्यू संस्कृति में कौन सी परंपरा प्रमुख थी? तो उस दफनाने की परंपरा प्रमुख थी। ठीक। अंत्येष्टि के लिए। बीआरडब्ल्यू संस्कृति के प्रमुख स्थल में कौन सा स्थल राजस्थान में है? तो आहार, अभी मैंने बताया है कि ये राजस्थान में है, बाकी अलग अलग जगह पे हैं। बीआरडब्ल्यू संस्कृति का प्रमुख आर्थिक आधार क्या है? कृषि है, पशुपालन भी है, मृदभांड भी है, मृदभांड निर्माण भी है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। बीआरडब्ल्यू संस्कृति किस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग होता है? तो उस टाइम पे नियंत्रित भट्टी तकनीक का प्रयोग होता था। बीआरडब्ल्यू संस्कृति का प्रमुख सामाजिक प्रभाव क्या था? तो प्रमुख सामाजिक जो प्रभाव था वो शहरी अस्थायी ग्राम्य जीवन था। बीआरडब्ल्यू संस्कृति की सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि क्या थी? रसमलाई अनानास कहते हैं लोग, नहीं, विशिष्ट मृदभांड परंपरा जो इनकी थी वो प्रमुख उपलब्धि थी। बीआरडब्ल्यू संस्कृति के लोग किस प्रकार के समुदायों में रहते थे? तो ग्राम्य समुदाय में रहते थे। अचानक मुझे रसमलाई की याद आ गई यार, इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया। बीआरडब्ल्यू संस्कृति में व्यापार का स्वरूप कैसा था? तो उस टाइम पे जो व्यापार का स्वरूप था वो अस्थायी एवं क्षेत्रीय था। ठीक। खाने वाने वाली चीज़ों की याद बीच बीच में आती रहती है, मतलब अगर मैं पढ़ता हूँ तब भी। बीआरडब्ल्यू संस्कृति का प्रमुख अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है? तो वो मृदभांड एवं स्ट्रेटिग्राफी के माध्यम से किया जाता है। बीआरडब्ल्यू संस्कृति की प्रमुख पहचान क्या है? बीआर मतलब क्या होता है ना, ब्लैक एंड रेड वेयर। तो
किस पहचान कैसे होती है, तो काले रंग के बर्तन से होती है, ठीक है, काले लाल रंग के बर्तन से। भारतीय बीआरडब्ल्यू संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण महत्व क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण महत्व जो है प्रारंभिक कृषि समाज में ताम्र पाषाण लौह संक्रमण की जानकारी से है, ठीक। अब जो हमारा है लास्ट ओसीपी है जो, ठीक है, ओसीपी इसको बोलते हैं और करे कलर्ड पोट्री कल्चर। इसमें भी मैंने सारी चीज़ें कवर की है, ठीक। 60 MCQ उसके भी है। अब यार सोचो 60 MCQ में से और का पूछ लेगा, वही पूछेगा ना जो, मतलब तुम्हारे 75 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम 100 में 100 करके आओ या ये आ कुछ ऐसा, मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चन आएंगे, ये मैं बोल रहा हूँ, ये देख लेना तुम, ठीक। ओसीपी का पूर्ण नाम क्या है, तो ओसीपी का जो पूर्ण नाम है वो ऑरेंज कलर्ड पोट्री तो है नहीं, ठीक। ओल्ड कल्चर पोट्री ये भी नहीं है, ऑर्किक सिरेमिक फेज ये भी नहीं है, तो तीनों काट दोगे तो फिर हो जाएगा ऑर्किक कलर्ड पोट्री। फिर ओसीपी संस्कृति का संबंध किस काल से है, तो वो है बी, ताम्र एवं प्रारंभिक लौह काल से। ओसीपी संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो गंगा यमुना का दोआब है। ओसीपी संस्कृति की प्रमुख पहचान क्या है, तो गेरुए रंग के मृदभांड है, ठीक। ओसीपी मृदभांड का रंग सामान्यतः कैसा होता था, तो वो जो था उस सब गेरुआ और मिट्टी जैसा होता था। ओसीपी संस्कृति का प्रमुख महत्व क्या है, तो हड़प्पा और वैदिक संस्कृति के बीच संक्रमण का है, यही उसका महत्व है। औद्योगिक विकास, सिक्का निर्माण, ये सब तो होगा नहीं, हटा दो। ओसीपी संस्कृति का काल सामान्यतः कब माना जाता है, तो ये जिनका काल है वो 2000 से 1500 BC माना जाता है ओसीपी का, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ओसीपी संस्कृति का मुख्य स्रोत क्या है, जो इनका मुख्य स्रोत है वो पुरातात्विक उत्खनन है, ठीक। ओसीपी संस्कृति का संबंध किस प्रकार की बसाहट से है, तो वो ग्रामीण बसाहट से है, ग्रामीण मतलब गांव में रहते हैं वहाँ के लोग। ओसीपी संस्कृति के साथ कौन सा ताम्र भंडार कॉपर होर्ड जुड़ा हुआ है, तो वो है कॉपर होर्ड कल्चर, ठीक, ये जुड़ा हुआ है। ओसीपी संस्कृति की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी, तो जिनकी प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी वो कृषि एवं पशुपालन था। ओसीपी संस्कृति में कौन सी धातु का प्रयोग मिलता है, तो उस टाइम पे हमें तांबा का प्रयोग मिलता है। ओसीपी संस्कृति के प्रमुख स्थल किस राज्य में पाए गए हैं, तो वो हमें हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों जगह पाए गए हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी है। ओसीपी संस्कृति, अरे यार मैं खाने की बात कर रहा था, आज मेरा फास्ट है मंगलवार यार। ओसीपी संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या थी, गेरुए रंग के मृदभांड। स्ट्रेटोग्राफी का संबंध किससे है, तो वो जो है वो पुरातात्विक परतों के अध्ययन से है। ओसीपी संस्कृति का स्ट्रेटोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट क्यों महत्वपूर्ण है, तो वो है उनके सांस्कृतिक क्रम को समझने के लिए। ओसीपी संस्कृति में कौन सा बर्तन प्रमुख थे, कटोरे एवं घड़े, कल खाऊंगा रसमलाई। ओसीपी संस्कृति की मृदभांड तकनीक कैसी थी, साधारण एवं कम पकी हुई। ओसीपी संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र कौन सी नदी घाटी थी, वो थी गंगा यमुना दोआब, ठीक। ओसीपी संस्कृति का संबंध किस प्रकार के समाज से है, तो वो था कृषि प्रधान समाज से। ओसीपी संस्कृति में कौन सी अर्थव्यवस्था विकसित थी, तो उस टाइम की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बहुत ही विकसित थी। ओसीपी संस्कृति की प्रमुख मृदभांड विशेषता क्या थी, तो वो थी गेरुए रंग की सतह। ओसीपी संस्कृति में कौन सा उद्योग विकसित था, तो उस टाइम पे मृदभांड विकसित था और धातु निर्माण विकसित था, तांबा उद्योग विकसित था, लोग सभी इसका सही हो जाएगा। ओसीपी संस्कृति का सामाजिक संगठन कैसा था, तो सामाजिक संगठन था इनका वो ग्राम आधारित था, ठीक। ओसीपी संस्कृति में कौन सी फसल उगाई जाती थी, तो गेहूँ, जौ, चावल सभी था। ओसीपी संस्कृति का प्रमुख महत्व किससे जुड़ा हुआ है, तो प्रमुख महत्व इनका बीजेपी से जुड़ा हुआ था, नहीं, वैदिक काल से संक्रमण से जुड़ा हुआ था। ओसीपी संस्कृति में कौन से पशुपालन पाए जाते हैं, पशु पाले जाते थे, ठीक। उस टाइम पे गाय, बकरी और भेड़ सब पाले जाते थे। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओसीपी संस्कृति के लोग किस प्रकार के मकानों में रहते थे, तो वो मिट्टी एवं फूस के घर में रहते थे। ओसीपी संस्कृति में कौन सी धातु का अभाव था, तो वो तांबा, लोहा का अभाव था, तांबा का अभाव नहीं था, तांबा था। ओसीपी संस्कृति का प्रमुख धार्मिक स्वरूप क्या था, तो इनका जो प्रमुख धार्मिक प्रयोग था वो प्रकृति पूजा, ठीक। मतलब ये जो बर्तन थे उनका संस्कृति में, जैसे आज भी जो तांबे के बर्तन होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं पूजा पाठ के लिए, तो ऐसे कुछ।
हाँ, तांबे मैंने बोला है तो कुछ लोग सोचेंगे कि इनके घर में तांबे है, तो भाई हम लोग थोड़ा सा ऐसा है ना कि हम लोग सोने के बर्तन तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, वैसे भी मोदी जी ने रोका है सोना खरीदने के लिए। ओसीपी संस्कृति का संबंध किस प्रकार की संस्कृति से माना जाता है, तो वो कॉपर हॉर्ड कल्चर। ओसीपी संस्कृति की प्रमुख तकनीक उपलब्धि क्या थी, तो वो जो प्रमुख तकनीकी उपलब्धि थी वो तांबे का प्रयोग था। ठीक। ओसीपी संस्कृति के अध्ययन का मुख्य आधार क्या था, तो ओसीपी संस्कृति का मुख्य आधार जो था वो मृदभांड उत्खनन था। ओसीपी संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ओसीपी संस्कृति के कौन से प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो वो हस्तिनापुर में जो ओसीपी के जो साइट्स हैं वो हैं। ठीक। फिर आ गया तो अपना 35वां क्वेश्चन, क्या जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ओसीपी संस्कृति में किस प्रकार के औजार मिलते हैं, तो वो तांबे के औजार मिलते हैं। ओसीपी संस्कृति का प्रमुख सामाजिक प्रभाव क्या था, तो प्रमुख सामाजिक प्रभाव था अस्थायी ग्राम्य जीवन। ओसीपी संस्कृति की प्रमुख पहचान किससे होती है, तो वो गेरुवे मृदभांड से होती है। ओसीपी संस्कृति का संबंध किस युग से है, तो वो था प्रोटो ऐतिहासिक युग से। ओसीपी संस्कृति में व्यापार का स्वरूप ऐसा था, उस समय व्यापार का स्वरूप स्थानीय क्षेत्रीय था। ओसीपी संस्कृति की सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि क्या है, तो उनकी विशिष्ट मृदभांड परंपरा सबसे विशिष्ट उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। ओसीपी संस्कृति में लोग किस प्रकार के समुदायों में रहते थे, तो वो ग्राम्य समुदाय में रहते थे। ओसीपी संस्कृति की कौन सी तकनीकी प्रमुख थी, तो उस टाइम की जो साधारण मृदभांड निर्माण था वो उनका प्रमुख तकनीकी थी। ओसीपी संस्कृति की प्रमुख जलवायु कैसी थी, तो वो कृषि के अनुकूल थी, तभी तो कृषि होती थी। ओसीपी संस्कृति का मुख्य आर्थिक आधार क्या था, तो कृषि एवं पशुपालन था। ठीक। ओसीपी संस्कृति की प्रमुख विशेषता किस प्रकार के बर्तन में दिखती है, तो गेरुए रंग के बर्तन में दिखती है। ओसीपी संस्कृति का अध्ययन किसके विकास को स्पष्ट करता है, तो वो प्रारंभिक कृषि समाज को स्पष्ट करता है। ओसीपी संस्कृति में कौन सी परंपरा प्रमुख थी, तो वो दफनाने की परंपरा जो थी वो प्रमुख थी। ओसीपी संस्कृति का प्रमुख महत्व क्या माना जाता है, तो वो हड़प्पा और वैदिक संस्कृति के बीच की कड़ी मानी जाती है। ठीक है। ओसीपी संस्कृति में कौन सा शिल्प विशेष रूप से विकसित था, तो वो है मृदभांड निर्माण विशेष रूप से विकसित था। 10 क्वेश्चन बचे हैं, कुछ कहना है या कुछ मन में है तो उसको अपने मन में रखो अभी 10 मिनट। ओसीपी संस्कृति की जो प्रमुख बसाहट कहाँ पाई गई है, वो गंगा यमुना के दोआब में पाई गई है। ओसीपी संस्कृति किस प्रकार की मृदभांड सतह मिलती है, तो वो है पाउडर जैसी गिरवी सतह मिलती है वहाँ पे। ओसीपी संस्कृति के साथ कौन सी संस्कृति जुड़ी मानी जाती है, तो उस टाइम पे कॉपर होर्ड कल्चर जुड़ा हुआ है उससे। ठीक। ओसीपी संस्कृति का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो जो प्रमुख उद्देश्य था वो अस्थायी ग्राम्य जीवन था। ठीक। ओसीपी संस्कृति में मृदभांड किस उद्देश्य से उपयोग होते थे, तो दैनिक उपयोग में भी, धार्मिक कार्य में भी, भंडारण में भी। ठीक। तो उपयोग सभी। ओसीपी संस्कृति की सबसे बड़ी तकनीक विशेषता क्या है, तो गेरुए रंग की मिट्टी तकनीक है। ठीक। ओसीपी संस्कृति का सामाजिक जीवन कैसा था, तो उनका जो सामाजिक जीवन था वो गंगा ग्राम पर आधारित संगठित था, मैं गंगा बोल रहा हूँ। ओसीपी संस्कृति में कौन सा परिवहन साधन प्रमुख था, जहाज नहीं होगा, रेल भी नहीं होगा, क्योंकि रेल मंत्री नहीं थे उस टाइम पे, मोटर वाहन होगा नहीं तो बैलगाड़ी से ही होगा। ओसीपी संस्कृति के प्रमुख स्थलों का वितरण किस क्षेत्र में मिलता है, तो वो उत्तर भारत में मिलता है। ठीक। ओसीपी संस्कृति का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक महत्व है प्रारंभिक वैदिक समाज को समझने में सहायता मिलती है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है जानते हो, लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही मस्त। प्रारंभिक ओसीपी संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण महत्व क्या है, क्या है बताओ। ताम्र पाषाण से वैदिक संक्रमण एवं प्रारंभिक कृषि समाज की जानकारी। ठीक। इसी के साथ में हमारी जो कथा है वो ख़त्म हुई। सो एक बात मैं कहना चाहूँगा बहुत दिल से है, क्या है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गलत लिख दिया, थैंक यू, थैंक यू।